गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का बच्चों कॉस्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम कॉस्टिंग में अपना बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा, जिसमें हमने मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड पढ़ा था। अब बच्चों आज इस सीरीज़ में अब हम नया चैप्टर और अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब सीमांत लागत लेखांकन, ठीक है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनिशियली आपको इसमें करना क्या है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी आपको उसके फॉर्मूले लर्न करने हैं और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करते चले जाना है। आपको एक बार फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं, देन उसके बाद सिर्फ आप फॉर्मूला पुट करते हैं और आंसर आता चला जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा, और आगे भी आपको इसे स्टडी करना होगा। तो सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग? सीमांत लागत क्या होती है? देखिए, हमने स्टार्टिंग के अपने लेक्चर्स में पढ़ा था कि कॉस्टिंग में कई सारी टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, मतलब विधियाँ भी होती हैं और तकनीकें भी होती हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है ना, ये एक प्रविधि है। हमने इसे पढ़ा था अपने पहले के लेक्चर्स में। आप मेरे पहले के लेक्चर्स देखिएगा कॉस्टिंग में, उसमें हमने इसे डिस्कस किया था। सीमांत लागत लेखांकन में बेसिकली हम क्या करते हैं बच्चों, सीमांत लागत लेखांकन पद्धति पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट है? वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि परिवर्तनशील लागत पर आधारित होती है। देखिए, किसी भी एक निश्चित उत्पादन के स्तर पर, है ना, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी पर एक जो प्लांट होता है वो कई कैपेसिटी पे काम कर सकता है। मतलब ये है, जैसे सपोज कीजिए आपका एक प्लांट है, ठीक है, वो एट ए टाइम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, फाइन। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी मार्केट में डिमांड 1000 यूनिट्स की हो, या आपके पास उसके साथ सारे रिसोर्सेज हैं तो आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकें। हो सकता है आप उसमें केवल 600 यूनिट से प्रोड्यूस कर रहे हो। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आप उसकी केवल 60% कैपेसिटी का यूज़ कर रहे हैं। यू आर यूजिंग 60% कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीनरी। गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो एक निश्चित उत्पादन के स्तर पर, यानी कि अगर आप 60% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं तो 60% पर कांस्टेंट रहकर, ठीक है, तो उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाली लागत को सीमांत लागत कहा जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट। सिंपल वर्ड्स में कहें, एट पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल, है ना, कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट is termed as marginal cost. What is marginal costing? हिंदी में इसे बोला जाता है सीमांत लागत लेखांकन। तो सीमांत लागत मैं किसे कहूंगी? इसको हम शॉर्ट में एमसी कह सकते हैं। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? Cost of producing one additional unit. Cost of producing one additional unit at particular level of production, है ना। प्रोडक्शन के एक फिक्स लेवल पर, यानी उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में लगने वाली लागत को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट। एग्जाम्पल लाइक देखिए, सपोज कीजिए आप 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन करते हैं, फाइन। आपकी 100 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आती है? सपोज कीजिए आपकी 100 यूनिट्स की कॉस्ट आती है 1000 रुपी। अब अगर मैं 100 की जगह 101 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती हूँ, नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग 101 यूनिट्स, तो मेरी कॉस्ट बढ़कर कितनी हो जाती है? मेरी कॉस्ट बढ़कर 1010 रुपी हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये तो टोटल कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है। मार्जिनल कॉस्ट को हम किसे कहेंगे? तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, यानी इसे एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 रुपीज़। समझ आया? यानी अगर मैं इसे फॉर्मूले की फॉर्म में कहूँ तो डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, यानी कुल लागत में अंतर, अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। डिफरेंस इन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितनी भी इकाइयाँ आप उत्पादित कर रहे हैं। तो ऊपर हो गया 1010 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय
101 माइनस 100। अब अगर ये 102 होता तो 102 माइनस 100 कर देते, 10 होता तो 110 माइनस 100 कर देते, वॉट एवर जो भी होता, एंड दैट इज वर्थ ₹10। तो 10 रुपये मेरी क्या हो गई, सीमांत लागत हो गई। यानी एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में मुझे जो भी कॉस्ट आती है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो बच्चों से एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, क्या, देखिए एक पर्टिकुलर लेवल पर हमारी जो स्थिर लागतें होती हैं, आपने पढ़ा है स्थिर लागतें, आप 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट जिसे हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, है ना, तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो स्थिर रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आप जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाते हैं, आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी आपका मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड्स हैं, उसमें चेंज आता चला जाता है। ठीक है, अब आप रॉ मटेरियल, सपोज कीजिए आप एक चेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वुड लग रही है, रॉ मटेरियल है उसका। अब अगर आप एक की जगह 2 चेयर्स बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो वुड है, क्वांटिटी है मटेरियल, वो बढ़ जाएगा, लेबर भी बढ़ जाएगी आपकी, कुछ ओवरहेड्स बढ़ेंगे और कुछ नहीं बढ़ेंगे। जैसे अगर आप उस चेयर का प्रोडक्शन एक फैक्ट्री या एक रूम में कर रहे हैं, लेट अस सपोज, तो उस चेयर को और उस रूम में मैं मैक्सिमम 5 चेयर्स बना सकती हूँ, इतनी उसकी कैपेसिटी है। तो जब तक मैं 5 चेयर्स बनाऊंगी ना, तब तक मेरे रूम का रेंट कांस्टेंट रहेगा, तो वो मेरा फिक्स एक्सपेंडिचर हो गया। एक पर्टिकुलर लेवल तक वो फिक्स है, उसके बाद ही वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब सेकेंड चेयर बनाने में मेरी लेबर और मटीरियल तो लगेगा, लेकिन रूम का रेंट कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो इस तरीके से तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, सीमांत लागत, वो केवल परिवर्तनशील लागतों को कंसिडर करता है, वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। तो आप कहेंगे कि जब हम पूरी कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं करेंगे तो फिर हम एग्जैक्ट डिसीजन कैसे दे पाएंगे? हम डिसीजन अपना दे पाएंगे और बिल्कुल दे पाएंगे। देखिए बच्चों, बेसिकली क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हम इसे कैलकुलेट करें। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट है, हमारे फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, है ना। लेकिन इसका मेन मोटिव ये होता है, हम हमारी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लाभ कमाने की क्षमता को मेज़र कर सकें, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, लाभार्जन क्षमता है, उसका मापन कर सकें। इसके बेसिस पे हम ये डिसीज़न दे सकें। हमारा जो मैनेजमेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसीज़न देता है कि फ्यूचर में क्या डिसीजंस लिए जाने हैं। इसी के बेसिस पर फ्यूचर के डिसीजंस लिए जाते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज को बनाएं या ना बनाएं या मार्केट से ख़रीदें, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। या फिर फॉरेन मार्केट से अगर हमें कोई ऑफ़र आ रहा है तो हम अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको लोकल मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट तक एक्सटेंड करें या ना करें। हो सकता है कि एक बार आपको दिखने में लगता हो कि मैंने आज फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट सेल किया तो मुझे 1000 रुपये का या 1 लाख रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन अगर नेक्स्ट पीरियड में आपको वो ऑर्डर नहीं मिलता है तो फिर उस कंडीशन में आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई वो एज इट इज़ चलती चली जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी है लॉन्ग रन में। तो सारी चीज़ों को कंसिडर करके मार्जिनल कॉस्टिंग ये डिसीज़न पर आती है कि क्या हमें ये डिसीजंस फ्यूचर के लिए लेने चाहिए, अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड करना चाहिए। हमारे पास की फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स। की फैक्टर्स मतलब आप प्रोडक्शन करते हैं, हो सकता है जिस लोकेलिटी में आपका प्रोडक्शन होता है वहाँ आपके पास पानी बहुत है, अबंडेंट है, पानी की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी है लेकिन आपके पास लेबर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपके लिए लेबर लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो अब आप जो भी डिसीजन लेंगे ना वो ये सोच के लेंगे कि मेरा ये जो वेरिएबल फैक्टर है ये की फैक्टर है, जितनी लेबर है मैं उतना ही काम कर सकता हूँ। मेरे पास जगह भी है, लैंड है, कैपिटल भी है, लेकिन मेरे पास लेबर नहीं है, तो मुझे उसके बेसिस पर डिसीजन लेने होंगे। तो वहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है कि आप पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कीजिए और फ्यूचर के लिए डिसीजन लीजिए कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको उसका फंडा समझ आया, व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। और बच्चों, हम जो नॉर्मल में जो भी कॉस्टिंग करते हैं ना, किसी भी चीज़ की लागत निकालते हैं, उस पर लाभ हानि निकालते हैं, वहाँ पर हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को कंसिडर करते हैं। अब तक हम यही करते आए हैं, भाई हमने कोई भी चीज़ खरीदी तो भाई इस चीज़ को खरीदने में हमने ये पेमेंट किया, इसका खर्चा आया और वो हम उसकी टोटल कॉस्ट बना देते हैं। जितने में हमने सेल किया उसमें से माइनस कर दिया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी अवशोषण लागत लेखांकन। यानी जितने व्ययों का अवशोषण किया गया है, जितने भी खर्चे किए गए हैं, उनका टोटल निकालते हैं और फिर उस बेसिस पर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट पर फोकस रखेंगे और हम जिसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। और परिवर्तनशील लागतें या जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं वो उत्पादन के साथ साथ बढ़ती और घटती हैं, यानी कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता चला जाएगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। दोनों का कर्व बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन फिक्स कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं होता। एक निश्चित उत्पादन के स्तर पर हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है, स्थिर लागत है, वो स्थिर ही रहती है। जब तक आप अपनी कैपेसिटी को 60% से 70% या 70% से 80% नहीं करेंगे, तब तक आपके फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ हम जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट, और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर डिसीज़न लेते हैं, है ना। अब इसके बाद हम इसमें आगे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है कंट्रीब्यूशन, यानी कि अंशदान। ये व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे अंशदान। कंट्रीब्यूशन क्या होता है एग्जैक्टली? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को VC, है ना, यानी कि विक्रय मूल्य, सेल्स वैल्यू माइनस परिवर्तनशील लागत, इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, हम अगर सेल्स की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, सेलिंग प्राइस, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? आप इसमें क्या क्या लेते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही लेते हैं। और अगर मैं कॉस्ट को भी डिवाइड कर दूं तो कॉस्ट में दो कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, है ना। चूँकि अब हम अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो ऐसा तो उन्हें है नहीं हम औरों की तरह सीधा सीधा कॉस्ट का मतलब केवल कॉस्ट, नो, हम इसका डिफरेंस जानते और समझते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं इसको, है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इन दोनों का जो टोटल होता है दैट इज टोटल कॉस्ट। और फिर जब हम इस कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब आप कहेंगे मैडम लॉस हो गया तो क्या करें? अरे भाई लॉस हो गया तो माइनस कर दो, सिंपल सी चीज़ है, वो एक अदरवाइज कंडीशन है ना। तो जनरली प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम P से इंडिकेट करेंगे। और अगर लॉस हो गया ऑब्लिक करके तो मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट का मतलब इसे माइनस कर देंगे, दैट इज सेलिंग प्राइस। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में मैंने कहा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, यानी अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया। अब मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रही हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, वेरिएबल कॉस्ट को मैं इधर ले आई तो ये माइनस हो गया। अब ये और ये सेम चीज़ है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? C कंट्रीब्यूशन, इसको C लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया। हो गया? ध्यान से देखिए, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देती हूँ तो जो बचता है उसमें क्या क्या बचा? उसमें फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, दो चीज़ें बची, और इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? अंशदान, कंट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैंने आपसे अभी बात की, हम यहाँ पर किसे कंसिडर करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट को। तो इसका मतलब इसे मैंने माइनस कर दिया, तो मैं कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिसाइड करूँगी। मेरा मैनेजमेंट, मेरे मैनेजर्स इस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि मुझे फ्यूचर के लिए क्या डिसीजंस लेने हैं और क्या नहीं लेने हैं। ठीक है, तो आपको क्या लर्न करना है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ध्यान से देखिए, ये एक इक्वेशन बन जाती है, सिंपल सी इक्वेशन है जो 6th क्लास के बच्चे को भी समझ आती है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट का मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, इसको मैंने इधर माइनस कर दिया तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। तो बच्चों आपको ज़्यादा रट्टा मारने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ रहा है। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हम बहुत सारे काम कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बिना किसी टेंशन के। और कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या इसको दूसरे रूप में कह दूँ, इसको इधर ले आया तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट के साथ फिक्स कॉस्ट का फैक्टर भी रहता है। ठीक है,
दैट इज़ कंट्रीब्यूशन, अंशदान जिसको हम बोलते हैं। अब अगर मैं कंट्रीब्यूशन की और फिक्स कॉस्ट का कंपैरिजन करूं, सपोज अगर मैं ये कहूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है स्थिर लागतों से ज़्यादा है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन इससे ज़्यादा है तो जो डिफरेंस हुआ मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इस कंडीशन में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मैं लाभ की स्थिति में हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स कॉस्ट से भी कम हो जाए, तो उसका क्या मतलब हुआ, मेरी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही है, मैं हानि की स्थिति में हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, ये सिचुएशन पढ़ी है आपने कभी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, जो आया वो गया, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, यानी कि ना मुझे कोई लाभ हुआ ना मुझे कोई हानि हुई, इसे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहते हैं, है ना। जहाँ हमारी सारी लागतें तो की पूर्ति हो जाती है, सारी लागतों की फिक्स हमारी सारी कॉस्ट कवर हो जाती हैं, लेकिन ना तो हमारी जेब में कुछ आया और ना कुछ गया, मतलब जेब में कुछ नहीं बचा, जो था वो एज इट इज़ चला गया, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, इसे हम बोलते हैं बीईपी। हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में ब्रेक इवन पॉइंट, या इसे हम सिंपल टर्म्स में कहें तो नो प्रॉफिट नो लॉस। न लाभ ना हानि, क्लियर बच्चों। तो ये हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, दैट इज कंट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें लेंगे कंट्रीब्यूशन के बाद, दैट इज पीवी रेशो। पीवी रेशो को मतलब बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लाभ मात्रा अनुपात। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे कंटिन्यू करूंगी, अभी हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीवी रेशो पढ़ेंगे, लाभदायकता अनुपात, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए, अपनी बुक से आप मार्जिनल कॉस्टिंग का जो थ्योरी पार्ट है उसको भी रीड करेंगे। थ्योरी पार्ट हमें आना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपटीशन आगे देंगे तो उसमें थ्योरी काम आती है, क्लियर। तो क्या है सीमांत लागत लेखांकन, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। थैंक यू।